Solubility of solid in liquid. Solubility of solid in liquid. When solid solute is added in liquid, when solid solute is added in aqueous solution, or in water, then its solubility depends upon hydration energy and lattice energy. During dissolution, lattice energy is the energy required. Lattice energy is the energy required for formation of ions. And hydration energy is the energy released. When charged particle interact with water. When charged particle interacts with water. बेटा जब हम सॉलिड सॉल्ट को किसी सॉल्यूट को पानी में डाल रहे हैं, सॉल्यूशन बन रहा है, तो उसकी हीट ऑफ डिसोल्यूशन इस चीज पे डिपेंड करती है कि उसकी हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी कितनी। हाइड्रेशन एनर्जी यूनिवर्सली नेगेटिव होती है, नो डिफरेंस। लैटिस एनर्जी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। अगर आयन से सॉल्ट बन रहा है तो ये एनर्जी नेगेटिव होती है, और सॉल्ट से आयन बन रहे हैं तो ये एनर्जी पॉजिटिव होती है। तो जब मैं एक आयनिक सॉल्ट को पानी में डिसॉल्व कर रहा हूं तो मेरे पास लैटिस एनर्जी इज पॉजिटिव। आपके पास हीट ऑफ डिसोल्यूशन पॉजिटिव होगा अगर लैटिस एनर्जी मोर देन हाइड्रेशन होगी। हीट ऑफ डिसोल्यूशन नेगेटिव होगा अगर हाइड्रेशन एनर्जी मोर देन लैटिस होगी। तो जब मैं एक सॉल्ट को पानी में डिसॉल्व कर रहा हूं, the amount of energy required to dissociate salt into iron is called lattice. And when this ion interacts with water, energy is released known as hydration. तो overall positive होगी या negative होगी वो depend करेगी इनमें से किसकी वैल्यू dominate करेगी। Right? कुछ ना कुछ क्या नहीं समझा बोलो। Lattice energy is the energy required to dissociate lattice into constituent ion. Hydration energy is the energy released when charged particle react with water. Right? तो जैसे ही आप NaCl को पानी में डालेंगे तो Na और वाटर की इंट्रैक्शन से जो एनर्जी रिलीज होगी वो हाइड्रेशन।
और जो एनर्जी Na और Cl को सेपरेट करने की चाहिए वो लैटिस। तो हमारे पास सॉल्ट को जब हम वाटर में ऐड कर रहे हैं तो सॉल्यूशन बन रहा है। हीट ऑफ डिसोल्यूशन पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी वो कौन डिसाइड करता है? वो हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी का कॉम्बिनेशन डिसाइड करता है। देखिए, solubility of salt is defined as mass of salt soluble in 100 gram of solution. Mass of salt soluble in 100 grams of solution. Entropy of dissolution is always positive. And effect of temperature is decided by enthalpy of dissolution. Effect of temperature is decided by enthalpy of dissolution. Right? तो हमारे पास एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन इसे डिसाइड करती है। अब उसका फैक्टर क्या है, कैसे हमने स्टडी करना, ये आर्टिकल पढ़ ही क्यों रहे हैं वो मैं अभी समझाने वाला हूँ आपको। पहले आप बताइए, आप में से कुछ बच्चों ने प्रैक्टिकल्स लगाए हैं, लैब तो देखी होगी। कॉपर सल्फेट ब्लू क्रिस्टल बनाए हैं। क्रिस्टलाइजेशन में क्या करते हैं हम, हाउ वी परफॉर्म? ओके, फाइन। और कोई एक्सपीरियंस? क्रिस्टलाइजेशन सिर्फ उन्हीं सॉल्ट्स की करवाई जाती है जो हाई टेम्परेचर पे मोर सॉल्युबल होते हैं। ऐसे सॉल्ट जो लो टेम्परेचर पे लेस सॉल्युबल हैं और हाई टेम्परेचर पर मोर सॉल्युबल हैं, उन कंपाउंड्स की क्रिस्टलाइजेशन से प्यूरिफिकेशन होती है। प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में 4 इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं: डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन एंड क्रोमेटोग्राफी। डिस्टिलेशन इंडस्ट्री पूरी की पूरी राउल्ट्स लॉ पर बेस्ड है और क्रिस्टलाइजेशन इस आर्टिकल पर बेस्ड है। वो कहता है जिन सॉल्ट्स की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ेगी, उनको जब ठंडा करोगे तो जो एक्सेस सॉल्ट था वो बाहर आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन फिनोमेना said when we increase temperature, if solubility of salt increases, then crystallization takes place, when slowly gradually it is cooled. उस बच्चे के क्रिस्टल ज्यादा अच्छे बनते हैं जो क्लास में गप्पे नहीं मारता और बिना चाइना डिश को हिलाए आराम से उस बीकर के ऊपर रख देता है जहां उसे ठंडा करना है। उस बच्चे के क्रिस्टल अच्छे नहीं बनते जो सिर्फ गप्पे मारता रहता है, ऐसी चाइना डिश उठाई और बीकर कर, फिर वो दोस्त के क्रिस्टल चुरा के ले जाता है कि मैं अपने फाइल में लगा देता हूँ।
ऑप्शन नहीं है ना, टीचर ने तो पूछना है तूने क्रिस्टल्स बनाए क्यों, राइट। तो हमारे पास विद इंक्रीज इन टेम्परेचर अगर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी तो क्रिस्टलाइजेशन सुटेबल है, अगर सॉल्युबिलिटी कम होगी तो क्रिस्टलाइजेशन सुटेबल नहीं है। यही एंट्रेंस का क्वेश्चन है इस आर्टिकल पे। यहाँ तो मैंने सॉल्ट दिए हैं, वो आपको क्या करेंगे, ABCD लिख कर दे देंगे और पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट कैन नॉट बी प्यूरिफाइड बाय क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक। तो जिसका ग्राफ नीचे जा रहा है वो क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक से प्यूरिफाई नहीं किया जा सकता। कि क्रिस्टलाइजेशन कहती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी मस्ट इंक्रीज। जब टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो जितना एक्सेस सॉल्ट डिसॉल्व हुआ था वो सारा प्रेसिपिटेट हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो इसकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से कम हो रही है, तो मैं इसको किसी भी तरीके से क्रिस्टलाइजेशन से नहीं कर सकता, मुझे कोई और टूल यूज करने पड़ेंगे। सेकंड, क्रिस्टलाइजेशन एक आयनिक कंपाउंड का होता है। आयनिक कंपाउंड की एक प्रॉपर्टी पढ़ी आपने +1 में, सॉलिडिफिकेशन टाइम। सॉलिडिफिकेशन टाइम का मतलब होता है आयनिक कंपाउंड में एक रेगुलर सीक्वेंस बनता है, कैटायन एनायन कैटायन एनायन। इस सीक्वेंस को बनाने के लिए उसे टाइम चाहिए। अगर आप उसे स्लो ग्रेजुअल कूलिंग दोगे तो उसे टाइम मिलेगा, अगर उसे सडन कूलिंग दोगे तो टाइम नहीं मिलेगा। KNO3 में सडन कूलिंग होगी, बहुत सारी अमाउंट ठंडा करते ही प्रेसिपिटेट हो जाएगी। NaNO3 में स्लो ग्रेजुअल कूलिंग होगी, तो Na-Na3 के क्रिस्टल ज्यादा अच्छे बनेंगे और KNO3 के क्रिस्टल कम अच्छे बनेंगे। KNO3 के क्रिस्टल ज्यादा बनेंगे पर फाइन नहीं बनेंगे, NaNO3 के कम बनेंगे लेकिन फाइन बनेंगे, बिकॉज यू हैड गिवन सॉलिडिफिकेशन। ये क्वेश्चन इस कर्व पे आते हैं। तो सॉल्युबिलिटी कर्व पर सॉल्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन उनकी लाइन से पता लगानी है, कौन सी चीज वो इंडिकेट करते हैं। देखिए, solubility of salt increases, solubility of salt increases with increase in temperature, solubility of salt increases with increase in temperature if delta H is positive, if delta H is positive and decreases when delta H is negative and decreases when delta H is negative. Crystallization is suitable. Crystallization is suitable for purification of those compounds, for purification of those compounds where delta H is positive. Right? तो क्रिस्टलाइजेशन उन कंपाउंड्स के लिए सुटेबल है जिनका डेल्टा डिसोल्यूशन पॉजिटिव है, एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक चेंजेस आर ऑलवेज फेवर्ड बाय टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, टेम्परेचर कम करेंगे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट टाइम में लिखिएगा, लिथियम एंड सीरियम, लिथियम एंड सीरियम, सीरियम CE जो बोर्ड पे लिखा है सीरियम सल्फेट, लिथियम एंड सीरियम have small size and high heat of hydration. Lithium and cerium have small size and high heat of hydration. So their enthalpy of dissolution, is negative.
राइट। तो एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन नेगेटिव है, तो सॉल्युबिलिटी धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगी। सो डेल्टा एच इज पॉजिटिव फॉर KNO3 एंड NaNO3, डेल्टा एच इज नेगेटिव फॉर सीरियम सल्फेट एंड लिथियम सल्फेट, राइट। नोट कीजिए। उसमें क्रिस्टल ना के बराबर ही है, इस तरफ NaCl में ही होता है। ग्राफ स्लोली ऊपर जा रहा है, स्लोली नीचे जा रहा है, स्ट्रेट। एक शार्प चेंज है, एक ग्रेजुअल चेंज है। हाँ, उसका नहीं होगा। मैंने कुछ पढ़ा? पता तो चला नहीं मुझे। तो सर यारी तो तुम्हारे सबके साथ है, कुछ पढ़ता है वो क्वेश्चन करके आए तो वैसे ही पता तो होता है, तुम क्लास में गप्पे तो मारते रहते हो। हाँ जी, सुना दे फिर राउट्स लॉ क्या है। राउट्स लॉ, डाल्टन लॉ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वांट ऑफ फैक्टर, जो सुना सकता है सुना सकता है। क्यों अपनी लाइफ से खिलवाड़ कर रहा है? पता नहीं कैसा रिवाइज कर रहा है। अच्छा यही बता दें सामने जो ग्राफ बने क्या है, इसमें क्या पता चल रहा है और किस पर्पज से पढ़ रहे हैं। हम कह रहे हैं जिन कंपाउंड्स का विद इंक्रीज इन टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, वो सभी कंपाउंड क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक से प्यूरिफाई किए जा सकते हैं, और जिनकी सॉल्युबिलिटी कम होती है उन्हें प्यूरिफाई नहीं किया जा सकता। तो हमसे ABCD XYZ करके दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि किस पर्टिकुलर कंपाउंड को हम क्रिस्टलाइजेशन से प्यूरिफाई नहीं कर सकते। ज्यादातर सॉल्ट्स को कर सकते हैं, इसलिए मेजॉरिटी ग्राफ अप पड़ जाते हैं, सिर्फ गिने चुने हैं। और मोस्ट कॉमनली ये सॉल्ट इन्हीं दो मेटल के होते हैं जो मैंने आपको लिखवाए, लिथियम एंड सी। लिखे आगे, उनके लिए हम पढ़ते ही नहीं बेटा केमिस्ट्री, उनके लिए न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ते हैं। सीरियम CE लिखिए, there is a gradual increase in solubility, there is a gradual increase in solubility for NaNO3 and sudden increase, there is a gradual increase in solubility
for NaNO3 and sudden increase for KNO3. So quality of crystallization, quality of crystals. So quality of crystals is better for is better for NaNO3. Quality of crystal is better for NaNO3 as solidification time is available. As solidification time is available. जहां पर बेटा बल्क क्रिस्टल होगा वहां पर टाइम कम लगेगा, और जहां पर स्लो ग्रेजुअल चेंज आएगा वहां पर टाइम मिलेगा और क्रिस्टल की क्वालिटी इंक्रीज होगी। आप समझ पा रहे हैं मेरे सेंटेंस का मीनिंग? क्रिस्टल होते हैं जिनमें एक रेगुलर पैटर्न मिलता है। अगर मुझे पेन टेबल पे रेंडमली अरेंज करने हैं तो मैं ऐसे ही फेंक दूंगा, लेकिन अगर मैं उनकी पाइल एक सही तरीके से बनाना चाहता हूं तो मैं एक एक को ऑल्टरनेट सीक्वेंस में लगाऊंगा। सीक्वेंस में लगाऊंगा तो टाइम लगेगा, ऐसी पाइल बनानी है तो टाइम नहीं लगेगा। तो NaNO3 में जब आप कूलिंग स्टार्ट करेंगे तो थोड़े थोड़े से क्रिस्टल जमना शुरू होंगे, दे विल गेट मोर टाइम फॉर सॉलिडिफिकेशन। KNO3 में सडनली बल्क अमाउंट प्रेसिपिटेट होगी तो सॉलिडिफिकेशन टाइम अवेलेबल नहीं होगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट लिखिए। इन द सॉलिडिफिकेशन कर्व, नेक्स्ट लाइन में, इन सॉलिडिफिकेशन कर्व फॉर हाइड्रेटेड सॉल्ट्स transition temperature is involved. Transition temperature is involved when hydrated form changes to anhydrous. When hydrated form changes to anhydrous. तो बेटा जब आप हाइड्रेटेड सॉल्ट की बात करेंगे तो हाइड्रेटेड सॉल्ट का डेल्टा H पॉजिटिव होता है और एनहाइड्रस सॉल्ट का डेल्टा H नेगेटिव होता है। तो जो दोनों ग्राफ थे वो दोनों मर्ज हो गए। तो जहां पर ये लाइन सेग्रीगेट कर रही है उस टेम्परेचर को हम ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। मीनिंग क्या है इस ग्राफ का? जब मेरे पास था Na2SO4.10H2O, लेट से क्रिस्टल में सोडियम सल्फेट ऐसे पड़े, तो बीच वाले स्पेसेस में वाटर मॉलिक्यूल है जिसे आप वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कह रहे हैं, .10H2। तो जब सॉल्वेंट आपने बाहर से ऐड किया तो ये जगह ब्लॉक थी, तो सॉल्वेंट को जगह नहीं मिली, तो वो चार्ज पार्टिकल को सराउंड नहीं कर पाएगा। थोड़ी विजुअलाइजेशन बढ़ाएं, आपकी शक्ल पे लग रहा है कि कुछ भी आपको पता नहीं क्या बोला मैंने कहा सोडियम सल्फेट क्रिस्टल फॉर्म में है, तो मेरी फिंगर्स ये आयंस हैं, सोडियम सल्फेट, और ये जो बीच की जगह है इसे इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। जो हाइड्रेटेड सॉल्ट होते हैं उसमें इंटरस्टिशियल स्पेस में कौन होता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो जब आपने सॉल्वेंट बाहर से ऐड किया तो सॉल्वेंट को ये जगह ऑक्यूपाइड मिली, तो उसके पास सरफेस सिर्फ इतना सा बच गया, वो पूरी तरह से सराउंड नहीं कर पाया, इसलिए हाइड्रेशन एनर्जी कम हो गई, लैटिस एनर्जी ज्यादा हो गई, डेल्टा H पॉजिटिव हो गया। जब आपने उसे हीट किया और एनहाइड्रस हो गया तो सारी जगह खाली हो गई। नाउ दिस स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय सॉल्वेंट, एज अ रिजल्ट हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीजेस, डेल्टा H बिकम्स नेगेटिव। तो जैसे ही आपके पास एनहाइड्रस में जाएगा तो हमारे पास ये ब्रेक पॉइंट आएगा, जहां पर ये पहले बढ़ रहा होगा फिर ये कम हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रेटेड सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी पॉजिटिव होती है और एनहाइड्रस की सॉल्युबिलिटी नेगेटिव होती है।
सिर्फ अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं जो एक से ज्यादा हाइड्रेटेड फॉर्म में भी सॉल्ट बनाते हैं। तो हीट करते जाते हैं, वाटर कम होते जाते हैं, उसके बाद यहाँ भी वैसे ही कर्व आएगा जैसा हुआ। हमने अलग अलग तरह के कर्व बनाना चाहे, इसलिए हमने इसमें पैटर्न रिपीट नहीं किया, बट इट डज नॉट मीन कि इसमें नहीं आएगा। जब ये हाइड्रेटेड से एनहाइड्रेट जाएगा तो इसका कर्व भी ऐसे नीचे आएगा, राइट। नहीं वो तो हाई टेम्परेचर पे आया ना, इसलिए सॉल्युबिलिटी बढ़ गई। ऐसा नहीं कहा, ये हम टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, वाटर एस्केप कर रहा है, इसलिए सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। बेटा वो तो ड्राइंग के बाद ही आएगा, डायरेक्ट क्रिस्टल नहीं आते, है ना। NaCl को बनाने के लिए या तो हमें सॉल्टिंग आउट करवाना पड़ता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से, या इवेपोरेशन करवानी पड़ती है, डायरेक्टली उसको क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जाता। सो दिस इज अबाउट सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड। जो सॉल्ट पानी में डिसॉल्व हो गया उसकी प्रॉपर्टीज है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला है, लेकिन उसके जो थर्मोडायनेमिक पैरामीटर थे उनको हमने यहाँ पर डिस्कस किया। हमने कहा डेल्टा एच डिसोल्यूशन विल डिसाइड वेदर इट विल प्रेसिपिटेट आउट अर्लियर और नॉट, वेदर क्रिस्टलाइजेशन इज फिजिबल और नॉट। अगर हम सॉल्युबिलिटी के कर्व देखते हैं और सॉल्युबिलिटी को टेम्परेचर से कंपेयर करते हैं तो हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिलती है। वंस इट चेंजेस टू सॉल्यूशन, उसके बाद तो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज को क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं या वांट ऑफ फैक्टर से उसे कंपेयर करते हैं। लेकिन हम यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं वो सॉल्युबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर पढ़ रहे हैं कि सॉल्युबिलिटी डेल्टा एच पॉजिटिव या डेल्टा एच नेगेटिव कब होगी और टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी पर क्या इफेक्ट आएगा। नेक्स्ट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, कौन ज्यादा सॉल्युबल होते हैं, सॉलिड्स और गैसेस? सॉलिड्स। गैसियस स्टेट तो वो होती है जो भागने के लिए तैयार है, उसे जबरदस्ती बिठाना पड़ेगा। सॉलिड स्टेट वो होती है जो जाके डिसॉल्व हो जाती है। हाँ जी ओके, उसका इलाज ढूंढते हैं राइट। आज ये क्लियर है? तो डेल्टा एच समझ आ गया आपको। अभी हम गैसेस की तरफ जा रहे हैं। लिखिए, गैसियस स्टेट, gaseous state is the most energetic state.
gaseous state is the most energetic state, so their solubility is very poor in solutions. Heat of dissolution is always negative. Heat of dissolution is always negative. So dissolution decreases with increase in temperature. So dissolution decreases with increase in temperature. Dissolution decreases with increase in temperature. तो हमारे पास गैसेस की डिसोल्यूशन लो टेम्परेचर पे फेवर्ड होती है और हाई टेम्परेचर पर फेवर्ड नहीं होती, ये हम सभी जानते हैं। हम कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स लेते हैं, वो सॉफ्ट ड्रिंक्स अगर ठंडे हों तो कार्बोनेशन फील होती है, और अगर वो रूम टेम्परेचर पे हैं तो कार्बोनेशन फील नहीं होती है। तो जितना टेम्परेचर कम करेंगे उतनी डिसोल्यूशन ज्यादा। अब डिसोल्यूशन नेगेटिव है, इसलिए हमेशा बढ़ना ही बढ़ना है। ये सेम इक्वेशन आपने किसके लिए, वेपर प्रेशर के लिए यूज की थी, log of P2 by P1, और यहाँ था डेल्टा एच वेपराइजेशन। डेल्टा एच वेपराइजेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, so P2 is always greater than P1. Delta H solution is always negative, so C2 is always less than C. So dissolution of gases is an exothermic phenomena. So with increase in temperature, dissolution decreases. इसमें सबसे कॉमन क्वेश्चन क्या रहता है कि आपके पास एक्वेटिक स्पीशीज ठंड में ज्यादा कंफर्टेबल रहती है या गर्मियों में? तो आंसर है ठंड में, क्योंकि गैस ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगी, ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। कर क्यों नहीं रहे आप असाइनमेंट्स वगैरह? क्यों नहीं दिल करता जरा करने का? कुछ पढ़ने दिल भी नहीं करता है? ये तो झूठ है, तो करेगा तो समझ आएगी। तो क्लास से पहले मेरे पास कितनी देर बैठ रहा है, जब तो क्वेश्चन कर ही नहीं रहा तो समझ में आ जाएगी। मैंने डिस्कशन की मुझसे, कैसे रिलेट करेगा? रिलेट तभी होगी जब करें डिस्कशन। बैठो क्लास के बाद मेरे साथ। लिखिए आगे, amount of gas dissolved is calculated by absorption coefficient. Calculated as, not by, is calculated as absorption coefficient. Absorption coefficient is defined as volume of gas dissolved in a unit volume of solution, volume of gas dissolved in a unit volume of solution at temperature of experiment, ब्रैकेट्स में लिखिए कन्वर्टेड टू एसटीपी।
STP, standard temperature and pressure, 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेयर। मीनिंग क्या है, हम किसी गैस को 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं या 1 मिलीलीटर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं और उसकी वैल्यू को एसटीपी में कन्वर्ट कर देते हैं। जो वैल्यू आती है उसे एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट कहते हैं। तो अगर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट ऑक्सीजन का 0.28 है, इसका मतलब 0.28 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन इज सॉल्युबल इन 1 मिलीलीटर ऑफ वाटर एट एसटीपी कंडीशन। अगर CO2 का 0.44 है तो 0.44 मिलीलीटर ऑफ CO2 इज सॉल्युबल इन 1 मिलीलीटर ऑफ वाटर एट एसटीपी। लेकिन एसटीपी पर ये कैलकुलेशन नहीं की गई है, कैलकुलेशन की गई है रूम टेम्परेचर पर, कैलकुलेशन की गई है एक्सपेरिमेंटल टेम्परेचर पे, कैलकुलेशन की गई है बॉडी टेम्परेचर पे। लेकिन उन कैलकुलेशंस को कन्वर्ट किया बाय यूजिंग चार्ल्स लॉ बाय V1 एंड T1। तो V1 upon T1 is equals to V2 upon T2। So this is the way we had developed the idea of volume। तो एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू इंडिकेट करती है कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितना डिसॉल्व होगा। हाईएस्ट एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट अमोनिया का है, कितना लिखा हुआ है 710। इसका मतलब 710 मिलीलीटर ऑफ अमोनिया इज सॉल्युबल इन 1 मिलीलीटर ऑफ वाटर एट एसटीपी कंडीशन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी ज्यादा है, पोलैरिटी इतनी ज्यादा है कि 710 मिलीलीटर नियरली 1 मिलीलीटर में डिसॉल्व हो जाता है एट एसटीपी कंडीशन। नोट कीजिए। एंजल पूछना बस। हाँ जी, नहीं ये वैल्यू स्टैंडर्ड है इसलिए मैं लिखे हैं। अब एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट बनाया कैसे जाता है, आपको कितना समझ में आया उसके लिए क्वेश्चन लिख देते हैं। $40 milliliter of certain gas, 40 milliliter of certain gas, 40 milliliter of certain gas is soluble in 50 milliliter of water, 50 milliliter of water at 27 degrees Celsius. At 27 degrees Celsius, calculate its absorption coefficient. Calculate its absorption coefficient. करिए। हाँ जी, आ गया आंसर। डेफिनेशन ध्यान से पढ़ो। कन्वर्टेड टू एसटीपी नहीं किया,
बेटा इस क्वेश्चन में क्या होना था, सबसे पहले आप वॉल्यूम ऑफ गैस एक्स इन 1 मिलीलीटर निकालेंगे, जो आप में से बहुतों ने निकाल लिया, 0.8 आ गया। लेकिन जो कुछ जिद्दी बच्चे जो कहते हैं न्यूमेरिकल निकालना ही नहीं, वो ये भी नहीं निकालते। आंसर ना निकालो, इतना सा तो निकाल लो, ये तो आसान है। अगर आपके पास 1 मिलीलीटर में कितना वॉल्यूम आया, 0.8, लेकिन ये एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट नहीं है, क्योंकि ये 0.8 मिलीलीटर इन 1 मिलीलीटर एट 27 डिग्री है। मुझे इसे एसटीपी कन्वर्ट करना पड़ेगा, V1/T1 इक्वल्स टू V2/T2। तो मेरे पास आ जाएगा 0.8/300 इज इक्वल्स टू V/270। तो वॉल्यूम की वैल्यू आ गई 0.728। ये एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट हुआ। राइट, तो एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट 0.8 नहीं हुआ, 0.728। समझ आया क्या किया हमने? हमने कहा 1 मिलीलीटर वाटर में कितनी गैस डिसॉल्व होगी, पहले वो निकालिए, वो निकाल ली हमने। उसके बाद उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को एसटीपी पर कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग चार्ल्स लॉ, V1/T1 इक्वल्स टू V2/T2, क्योंकि डेफिनेशन है कन्वर्टेड टू एसटीपी। तो मैं कैलकुलेशन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन पे करूंगा, लेकिन मैं उसे जब मार्क करूंगा, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट दूंगा, तो एसटीपी पर कन्वर्ट। गैसेस की डिसोल्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट है ही टॉक्सिसिटी के लिए या ब्रीदिंग के लिए। हमें जानना यही है कि किस गैस का लेवल किस सॉल्यूशन में ज्यादा होने के बाद वो टॉक्सिसिटी लेवल पर आ जाता है। या हम जानना चाहते हैं कि हमारी बॉडी में ब्लड में मैक्सिमम पानी है, तो कौन सी गैसेस कितनी अमाउंट में डिसॉल्व होंगी और उनका जो एक्सचेंज होगा वो किस बेसिस पे डिसाइड होगा। इसी तरह सारे लिविंग वर्ल्ड में मेन जो फोकस है वो O2 और CO2 पर है, कितनी अमाउंट डिसॉल्व होनी है और कैसे कवर होनी है। क्लियर है? लिखिए आगे, हेडिंग डालेंगे, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन डिसोल्यूशन। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन डिसोल्यूशन। It is calculated by Henry's law. It is calculated by Henry's law. According to this law, amount of gas soluble is directly proportional to pressure applied on it. Solubility of gases depend upon pressure as well as Henry's constant. बड़ा हेनरी ने कहा, अगर आप सेम गैस की बात करते हो इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर पे, तो आप डायरेक्टली मास का रिलेशन लगा सकते हो। M1/M2 इज डायरेक्टली इज इक्वल टू P1 एंड P2। जितना ज्यादा प्रेशर लगाएंगे उतना ज्यादा मास ऑफ गैस डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आप दो डिफरेंट गैसेस पर प्रेशर लगा रहे हो,
तो उनकी नेचर भी डिसाइड करेगी। उनकी नेचर को डिसाइड कौन कर रहा है? हेनरी कांस्टेंट। तो कहते हैं प्रेशर अप्लाइड ऑन गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन एंड प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज नोन एज हेनरी कांस्टेंट। हेनरी कांस्टेंट दो चीजों को कवर करने के लिए यूज किया गया। एक, गैस की नेचर क्या है। अगर गैस पोलर होगी तो मोर सॉल्युबल, नॉन पोलर होगी तो लेस सॉल्युबल। दो डिफरेंट पोलर गैसेस हैं, जो हैवियर होगी वो मोर सॉल्युबल, जो लाइटर होगी वो लेस सॉल्युबल। दो नॉन पोलर गैसेस हैं, जो हैवियर होगी वो मोर सॉल्युबल, जो लाइटर होगी वो लेस सॉल्युबल। तो इस नेचर को इंक्लूड करने के लिए हेनरी ने एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया, दैट इज कॉल्ड हेनरीज कांस्टेंट pH। तो व्हेन सेम प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द गैसेस, a gas with higher value of KH has lower solubility, क्योंकि ये P और KH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैंने P कांस्टेंट कर दिया तो X और KH इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। तो जिस गैस की हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी वही गैस लेस सॉल्युबल। हेनरी कांस्टेंट के यूनिट क्या होंगे? प्रेशर के यूनिट। ये टॉर में है तो ये टॉर में चाहिए, एटमॉस्फेयर में है तो ये एटमॉस्फेयर में चाहिए। रीजन, मोल फ्रैक्शन इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। ऊपर भी मोल्स है और नीचे भी मोल्स हैं, तो मोल फ्रैक्शन के कोई यूनिट नहीं है। तो न्यूमेरिकल करते हुए एक ही ध्यान रखना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन। क्लियर? अब इसमें कहीं टेम्परेचर के लिए जगह नहीं है, लेकिन टेम्परेचर भी तो गैस की डिसोल्यूशन गवर्न करेगा। तो टेम्परेचर की वजह से KH चेंज होगा। So with increase in temperature, KH increases, right? तो हेनरी लॉ कहता है किसी भी गैस की डिसोल्यूशन डिपेंड करेगी कि उस पर प्रेशर कितना लग रहा है, राइट? रिश्चित एक ओपन पॉन्ड है, उसमें एयर जाकर बम्बार्ड कर रही है, तो नाइट्रोजन की अमाउंट पता लगानी है कितनी डिसॉल्व होगी। तो कितना प्रेशर लग रहा होगा नाइट्रोजन पर उस पॉन्ड में डिसोल्यूशन पर। बोलो। क्वेश्चन है कि एक पॉन्ड है, ओपन बॉडी है, एयर हर वक्त जाके बम्बार्ड कर रही है, तो हम कह रहे हैं जो एयर में नाइट्रोजन है उसमें डिसॉल्व होना है वाटर बॉडी में। तो मेरे पास KH की वैल्यू तो हेनरी कांस्टेंट क्वेश्चन में गिवन होगा, सॉल्युबिलिटी X मुझसे मांगा होगा, तो प्रेशर मुझे अपनी तरफ से लेना होगा। तो कितना प्रेशर लूं? 1 एटमॉस्फेयर। सही है? हाँ। हमारे पास एयर का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, लेकिन उसमें 0.8 एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन है और 0.2 एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन है। तो नाइट्रोजन के केस में 0.8 या 0.79 लोगे, जो भी क्वेश्चन में मेंशन होगा। ये वो प्रेशर है जो उस गैस पर लग रहा है। 1 एटमॉस्फेयर तो पूरे एयर पे लग रहा है, लेकिन नाइट्रोजन का प्रेशर कितना लग रहा है? 0.79 एटमॉस्फेयर। तो हेनरी लॉ के कांस्टेंट में एक यही गलती होती है, राइट? तो हेनरी लॉ कहता है प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू X। X इज द मोल फ्रैक्शन। क्लियर है? अब अगर मेरे पास डाइल्यूट सॉल्यूशंस की बात करें, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में गैस की डिसोल्यूशन बहुत कम होती है। अभी जो आपने एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट देखे, तो उसमें अमोनिया तो रेयर गैस है, H2S रेयर गैस है, ये अगर एयर में होंगी तो हम ही सफोकेटरी फील करेंगे। हमारे काम की गैसेस कौन सी? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये स्मॉलर अमाउंट में। तो डिनोमिनेटर में NB की वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो ये NB अपॉन Na हो जाता है। अब मोलैलिटी की डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर kg ऑफ सॉल्वेंट। तो जितनी मोलैलिटी होती है उतने ही मोल सोल्यूट के होते हैं। तो अगर एक्वा सॉल्यूशन ले रहे हो तो Na की जगह क्या ले सकते हो? 1000 अपॉन 18, 55.5, राइट? नोट। बेटा मोलैलिटी तो सॉल्यूशन की सॉल्यूट की होती है ना, तो हमने कहा मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर kg ऑफ सॉल्वेंट। मोलैलिटी ऑफ वाटर तो कोई चीज ही नहीं होती ना।
पूछ लिया करो जो पूछना हो, कंफ्यूज मत रहा करो. क्वेश्चन मार्क ऑन योर फेसेस नॉट एक्सेप्टेबल. इफ यू हैव एनी डिस्कम्फर्ट आस्क. P naught hours. Raoult's law is a special case of Henry law. Solubility यहाँ पर x है, मोल फ्रैक्शन. नहीं, स्पेशल केस मतलब वो लिक्विड्स पे लगता है, गैसेस पे लगता है. गैसियस स्टेट को फ्यूज स्टेट में ले जाकर राउट मोल फ्रैक्शन है. जब हेनरी ने पहले एक्सप्रेशन दिया तो मास की टर्म में दिया, और वो एक इंडिपेंडेंट गैस पे लगा सकते थे, डिफरेंट गैसेस को कंपेयर नहीं कर सकते. तो डिफरेंट गैसेस को कंपेयर करने के लिए कंसेप्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन को डेवलप किया. क्या बचना, बड़ा डिसोसिएशन होगी तो जो थ्योरेटिकल मास था वो ज्यादा बड़ी यूनिट का था, जो ऑब्जर्व्ड मास है वो छोटे छोटे यूनिट का आएगा. ऑब्जर्व्ड मास विल बी लेस देन थ्योरेटिकल. नहीं, ये तो जनरल है कि अगर आपके पास टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो KH की वैल्यू बढ़ेगी. तो प्रेशर तो डेफिनेटली चेंज हो रहा है, लेकिन प्रेशर अगर कांस्टेंट रखोगे तो क्या चेंज होगा? कह सकते हो. बेटे टेम्परेचर के साथ प्रेशर बढ़ता है, पर P नॉट बढ़ता है ना. P तो P नॉट की वजह से बढ़ता है, तो KH की वजह से P बढ़ेगा. मैं दोबारा रिपीट करता हूँ. मैंने कहा यहाँ जो प्रेशर है, जो P लिखा है, वो उसी गैस का प्रेशर है जिस गैस को आप डिसॉल्व कर रहे हो. जब आप आर्टिफिशियली गैस को डिसॉल्व करते हो कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक में, तो आप प्रेशर बाहर से लगा रहे हो पैकिंग मशीन का. जितना वो प्रेशर लगा रहा है उसके प्रोपोर्शनेटली CO2 डिसॉल्व हो. लेकिन जब मैं ओपन वाटर बॉडी में डिसोल्यूशन की बात करूंगा तो एयर की एक डिफाइंड कंपोजिशन है, तो उसका जो प्रेशर है वो उन सब गैसेस का सम टोटल है. तो इंडिविजुअली गैस का प्रेशर कितना होगा उसकी कंट्रीब्यूशन इन एयर. तो अगर मेरे पास एयर में ऑक्सीजन 20% है और मैं न्यूमेरिकल एयर पे कर रहा हूँ, ऑक्सीजन पे कर रहा हूँ, तो यहाँ प्रेशर की जगह 0.2 एटमॉस्फेयर होगा, क्योंकि O2 की डिसोल्यूशन में वो 0.2 एटमॉस्फेयर रिस्पॉन्सिबल है, 1 एटमॉस्फेयर रिस्पॉन्सिबल नहीं है. जब मैं पैकिंग कर रहा हूँ पैकिंग मशीन में, तो वो प्रेशर है जो मैं लगा रहा हूँ. लेकिन जो ओपन बॉडी से लग रहा है वो प्रेशर है जो इंडिविजुअल गैस का प्रेशर है. द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस इज इक्वल टू द प्रेशर ऑफ गैस इटसेल्फ. क्लियर हो गया? हमने कहा क्योंकि गैसेस की डिसोल्यूशन स्मॉलर अमाउंट में होती है, इसलिए डिनोमिनेटर का एन भी हटा दिया जाता है. तो हमारे पास Na अपॉन NB आ जाता है. मोलैलिटी की डेफिनेशन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर kg ऑफ सॉल्वेंट. क्योंकि हमारा जो कंसिडरेशन है वो मैक्सिमम केसेस में एक्वा सॉल्यूशन रहता है, तो मोल्स ऑफ वाटर कितने हो गए? 1000 अपॉन 18, 55.5. क्लियर है? श्योर. लिखिए नोट डाल के.
Henry law is applicable. Henry law is applicable when gases behave ideally. When gases behave ideally, which means they neither dissociate nor associate in solution. They neither dissociate nor associate in solution. Neither dissociate or associate in solution, as well as pressure and temperature. Pressure and temperature should not be very low or very high. Should not be very low or very high. Right? आप सभी को पता होना चाहिए, अगर भूल गए हो दोबारा रिवाइज करा देता हूं। आपने +1 में एक चैप्टर पढ़ा स्टेट्स ऑफ मैटर। वहां जब आप वंडरवॉल इक्वेशन पर पहुंचे तो आपको पढ़ाया गया रियल गैसेस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर कंडीशन। तो जब प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, टेम्परेचर बहुत कम होगा, तो हर गैस आइडियल बिहेवियर से डेविएट कर जाएगी। जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा तो गैस डिसॉल्व ही नहीं होगी। तो हेनरी लॉ लगाऊंगा कैसे? तो हेनरी लॉ इज एप्लीकेबल ओनली टू द मॉडरेट रेंजेस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, नॉट इन एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। तो आपके पास बहुत लो या बहुत हाई कंडीशन पर हेनरी नहीं लगाया जाता। हेनरी इज एप्लीकेबल फॉर आइडियल कंडीशन। जब गैसेस आइडियली बिहेव करें तभी सिर्फ हेनरी लॉ अप्लाई किया जाता है। क्लियर हो गया? दिस इज अबाउट हेनरी लॉ। नोट में एक चीज और लिखनी है नेक्स्ट टाइम में। वी कैन नॉट यूज हेनरी लॉ for dissolution of HCl in water. For dissolution of HCl in water. क्यों नहीं लगा सकते? डिसोशिएट हो जाएगी। HCl will dissociate into H positive and Cl negative. So HCl in water we cannot use Henry. अब मुझे HCl की स्टडी करनी है तो बेंजीन में स्टडी करनी है, साइक्लोहेक्सेन में स्टडी करनी है, वाटर में स्टडी नहीं कर सकता। वाटर में स्टडी किनको करूंगा? O2, N2, CO2, H2, जिन गैसेस की सॉल्युबिलिटी पुअर है और वो डिसोशिएट या एसोशिएट नहीं। क्लियर हो गया? श्योर? लिखिए आगे। नोट का पार्ट नहीं है रेगुलर में। An important application of Henry law, an important application of Henry law is the addition of helium, in the gas cylinder for scuba divers. In order to prevent painful condition known as bends. Painful condition known as bends. Right. तो आपके हेनरी लॉ की एप्लीकेशन की फॉर्म में 3 एप्लीकेशन आपसे पूछी जाती है।
एक एप्लीकेशन है कार्बोनेशन इन सॉफ्ट ड्रिंक्स, सेकेंड एप्लीकेशन है एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन लिविंग वर्ल्ड, O2 और CO2 का हमारी बॉडी में एक्सचेंज होना। अगेन वो डिपेंड करता है प्रेशर अप्लाई। जो आप इनहेल करते एयर उसमें प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा होता है, जब वर्किंग हो जाती है बॉडी में टिश्यू में तो CO2 का प्रेशर बढ़ जाता है, तो CO2 की डिसोल्यूशन बढ़ जाती है, O2 की डिसोल्यूशन कम हो जाती है, फिर एक्सहेल्ड एयर के साथ CO2 बाहर आ जाती है। तो जो गैसियस एक्सचेंज है उसमें किसकी डिसोल्यूशन कब ज्यादा होगी, वो भी हेनरी की एप्लीकेशन। लेकिन ये दोनों चीजों के लिए कुछ स्पेशल फीचर नहीं चाहिए, वो आपकी जनरल नॉलेज है जो 6-7 से ही आप करते आ रहे हैं, उसमें कोई एडिशनल फीचर नहीं है। एडिशनल फीचर है स्कूबा डाइविंग। स्कूबा डाइविंग मतलब डीप सी डाइविंग। डीप सी डाइविंग में ऑपरेटर्स में हीलियम को ऐड किया जाता है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द पेनफुल इफेक्ट नोन एज। उसका पर्पस क्या है, हमारे पास जब डीप सी में जाएंगे तो प्रेशर ऑन द बॉडी विल बी हाई। व्हेन प्रेशर विल बी हाई, डिसोल्यूशन ऑफ गैसेस विल बी हाई, ऑक्सीजन विल बी कंज्यूम्ड इन द बॉडी बट N2 विल रिमेन एज इट इज इन ब्लड। तो जैसे ही डाइवर्ट सरफेस पर आएगा, हायर अमाउंट ऑफ N2 विल कम आउट ऑफ द बॉडी। जब हाई प्रेशर से N2 बॉडी से बाहर आएगी तो वो पेन करेगी, जिसको बेंच कहा जाता है। अब हमने क्या किया, एयर सिलेंडर तो चाहिए हमें, O2 तो नहीं चाहिए, हमने उसकी कंपोजिशन बदल दी। अराउंड 33% ऑक्सीजन कर दी, 10-11% जो है वो हीलियम कर दी और थोड़ी सी नाइट्रोजन कर दी। अब उससे फायदा क्या हुआ, हीलियम का मास बहुत कम है, उसकी डिसोल्यूशन कम है। जब गैस डिसॉल्व कम हुई है तो सरफेस पर आने पर एस्केप भी कम ही होगी। एज अ रिजल्ट पेनफुल इफेक्ट रिड्यूस हो जाएगा। तो हीलियम की डिसोल्यूशन नाइट्रोजन के कंपैरिजन में कम होने के कारण उसका जो पेनफुल इफेक्ट है वो नाइट्रोजन से मच लेसर है। लिखिए, हीलियम लाइक नाइट्रोजन, हीलियम लाइक नाइट्रोजन is inert gas but due to its low molecular mass, very small amount of it dissolves. Very small amount of it dissolves. Which reduces painful effect. समझ आई आपको बात? तो आपके पास इस टॉपिक पर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो डीप सी डाइविंग, स्कूबा डाइविंग पर पूछा जाएगा। स्कूबा डाइविंग में आपके पास सिलेंडर में हीलियम क्यों ऐड की गई, क्योंकि हीलियम की डिसोल्यूशन नाइट्रोजन के कंपैरिजन में कम होगी, तो जब सरफेस पर आएगा तो कम ही गैस एस्केप। क्लियर है? एक छोटा सा टॉपिक बचा हमारे चैप्टर का, सॉलिड एंड सॉलिड सॉल्यूशंस। हाँ जी, हाँ जी, नाइट्रोजन भी इनर्ट गैस होती है। सॉलिड एंड सॉलिड सॉल्यूशंस, they are divided in two categories. Substitutional solid solutions and interstitial solid solutions. Substitutional solid solutions
substitutional solid solutions are formed when solute and solvent have nearly same size. For example, alloys. Nearly same size. For example, alloys. तो सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन मतलब एक एलिमेंट के एटम्स दूसरे एलिमेंट के लैटिस में सब्स्टिट्यूट कर जाएंगे तो एक दूसरे में ब्लेंड हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन तभी होगी जब साइज नियरली सेम होगा। अलॉयज क्या होते हैं? नियरली सेम साइज के एटम्स एक दूसरे के लैटिस में ब्लेंड हो जाते हैं, उन्हें हम सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे लिए स्कूल एग्जाम पे क्वेश्चन आते हैं ज्यादा कि सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है। वो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट भी सॉलिड और सॉल्वेंट भी सॉलिड, लेकिन सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का साइज नियरली सेम। लिखे आगे। इन इंटरस्टिशियल solid solutions size of solute is very small. So it occupies interstitial spaces. For example, steel, in which small size atoms of carbon occupies interstitial spaces. इंटरस्टिशियल स्पेसेस। तो आप उसे विजुलाइज कर पाए तो ऐसा कुछ है, आपके पास सॉल्यूट का साइज सॉल्वेंट के साइज के बराबर है, तो कोई एक जगह या दो जगह या लैटिस के कुछ पॉइंट्स सॉल्यूट ने रिप्लेस कर दिए। इंटरस्टिशियल में सॉल्यूट बहुत छोटा है, तो ये छोटी छोटी जगह पर वो जाकर फिट हो गया। तो इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब है इंटरस्टिशियल साइड्स आर ऑक्यूपाइड, और सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब है लैटिस इज सब्स्टिट्यूटेड, एक एटम ने दूसरे एटम के लैटिस को ऑक्यूपाई किया है। क्लियर है? समझ गए बात को? विद दिस योर चैप्टर इज ओवर। अगली क्लास में असाइनमेंट डिस्कस होंगी और उम्मीद है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट विद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अमल कम आ सकते हैं, सॉलिड स्टेट बाद में करेंगे। सॉलिड स्टेट कर लेंगे बेटा, एंट्रेंस में आना है पता है, लेकिन अभी सभी के यूनिट टेस्ट में मेनली सॉल्यूशन और इलेक्ट्रो आना है, राइट? तो पहले हम इलेक्ट्रो करें। हाँ जी, संडे को फुल चैप्टर का टेस्ट है जी, पैटर्न टेस्ट है। पैटर्न टेस्ट का मतलब नॉन मेडिकल वालों के लिए लेवल 1 का मतलब जेई मीन्स, लेवल 2 का मतलब एडवांस, और मेडिकल वालों के लिए असर्शन रीजन क्वेश्चन आना, राइट? दैट इज द पैटर्न टेस्ट ऑन संडे। जी, संडे को दोनों होंगे, दोनों एक ही पेपर में होंगे, फर्स्ट